लोकसभा के रण में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, दिग्गजों के धुआंधार दौरे भी शुरू हो चुके हैं। 8 अप्रैल को बस्तर में पीएम मोदी के दौरे से शुरू हुआ यह सिलसिला मई माह के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा। दिग्गजों के धुआंधार दौरे 12 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रायपुर, 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर, 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा, 14 अप्रैल को अमित शाह राजनांदगांव, 19 अप्रैल को अंबागढ़ चौकी में पीएम नरेंद्र मोदी, 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर। इनके अलावा भी कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे नेता दौरे करेंगे। तो वहीं बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी, रवि किशन, स्मृति ईरानी के भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। दिग्गजों के दौरे से दोनों ही दलों को बड़ी उम्मीदें नजर आ रही है। भाजपा का दावा है कि वो प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी, तो कांग्रेस का मानना है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आ रही है और अब की बार 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान होगा और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में और अच्छा वातावरण बनेगा और बीजेपी के सभी प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे। निश्चित तौर पर पहले चरण और दूसरे चरण के नामांकन पूरा हो चुका, तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है और प्रदेश में इस समय वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। मोदी जी के खिलाफ में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कांग्रेस का प्रदर्शन है। माननीय राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी का आज ही छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। वो कोंडागांव और बस्तर में जाएंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है 20 तारीख को राजनांदगांव लोकसभा और कांकेर लोकसभा के साथ ही हमारे युवा तुर्क और बेहतरीन वक्ता श्री कन्हैया कुमार जी का भी छत्तीसगढ़ आगमन आज हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए बस्तर में 19 तारीख को मतदान होगा, जिसे फतेह करने के लिए दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ धरातल पर जुटे हुए हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस को अपनी सीट को बचाए रखने और बीजेपी को कांग्रेस से छीनने की बड़ी चुनौती है। बहरहाल दोनों ही दलों के दिग्गजों के धुआंधार दौरे से चुनावी परिणाम में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम के साथ ही पता चलेगा। रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ दिग्गजों का मोर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनावी संग्राम अब शबाब पर पहुंच चुका है। इसमें अब दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा से मोदी, शाह, नड्डा मैदान में उतर पड़े हैं, तो कांग्रेस से राहुल, प्रियंका हुंकार भरने अब जा रहे हैं। दिग्गजों के इस मोर्चे में आखिर बाजी कौन मारेगा, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स देख लेते हैं। दिग्गजों के दौरों से कितना सधेगा चुनावी माहौल? मोदी, शाह और राहुल, प्रियंका, किसकी बात का बजेगा डंका? मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को कितना भरोसा? कांग्रेस के न्याय पत्र का चुनाव में होगा आखिर कितना असर? तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में जुड़ने से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अंशुल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी ने पूरा फोकस मोदी पर डाल रखा है और जनता मोदी पर भरोसा कर रही है, ये बीजेपी का मानना है। मोदी का जादू छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी चला है और लोकसभा में भी चलेगा, लेकिन आपका एजेंडा क्या रहेगा? हालांकि आपके भी दिग्गज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? अब आपने कहा कि बीजेपी का यह मानना है, बीजेपी का तो यह भी मानना है कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये वही पार्टी के नेता है। बीजेपी वही पार्टी है जो पिछले 10 सालों से देश में काबिज है और ये नहीं पता पड़ रहा है कि आज तक 400 किलो RDX कहां से आ पाया। आज तक ये तो तय नहीं कर पाए कि मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ों रुपए का वो जो कोकीन था वो पकड़ नहीं पाए। तो ये बीजेपी का जो मानना है वो बीजेपी के मुबारक है, लेकिन धरातलीय स्थिति में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। धरातलीय स्थिति ये है कि जो कहा गया था कि अब की बार 400 पार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार,
तो वह जनता पूछ रही है कि वो कौन सी महंगाई की मार हुआ करती थी जो हमारे पुराने दिन और अच्छे दिन आने के बीच में आपने अंतर किया था। मोदी जी जरा स्पष्ट करके बताइए। जो मोदी जी के नाम से सगुफा गढ़ा जा रहा है, जो बीजेपी द्वारा सगुफा गढ़ा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सगुफा गढ़ा जा रहा है क्योंकि ये पृथकवाद की राजनीति और लोकतांत्रिक राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकते। ये व्यक्तिवाद की राजनीति सिर्फ कर सकते हैं, मोदी है, मोदी है, मोदी है, उसके अलावा क्या है? इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है आपके पास मोदी है, तो मोदी का विश्वसनीयता आज दिनांक में कहाँ है? वह जनता पूछ रही है ना मान्यवर कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? वह जनता पूछ रही है ना कि आपने 100वां दिन मांगा था हमसे महंगाई कम करने के लिए। जनता पूछ रही है ना कि आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, वो कहाँ है? जनता ये भी पूछ रही है ना, स्विच बैंक से लेकर आएंगे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें हम जो 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी के अकाउंट में तो 15 लाख में से 1.5 लाख रुपए भी आ गए होंगे। तो ये जनता पूछ रही है। जनता ये भी तो पूछ रही है ना कि आपने मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा किया था छत्तीसगढ़ में और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ जनता जो है वो एक बार भी मेट्रो ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। तो ये झूठ वर्सेस सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई अवश्य जीतेगी और झूठ 10 साल चल गया लेकिन आगे चलने वाला नहीं है कि मेरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ ठीक है, लेकिन मेरे देश की मिट्टी की जनता ताकत की ये विश्वसनीय आप पर कैसे होगी अंशुल जी? ये भी तो एक मुद्दा है ना, आपके क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले फिर चुनाव में? मैंने आपको ज्वलंत मुद्दों पर ही टिप्पणी करी है मोहतरमा। हाँ। मैंने आपसे यह कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने आपसे कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने आपसे कहा महिला सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा है। जब भी बीजेपी नेता के जुबान पर ये मुद्दे विधानसभा में भी थे अंशुल जी, फिर कहाँ जनता चूक गई, कहाँ आपका विश्वास चूक गया? नहीं, विधानसभा में बिल्कुल अलग मुद्दे थे। क्योंकि अच्छा। लोकतांत्रिक विधि और संविधान की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव होता है वो विधानसभा की विधायिका का चुनाव होता है और लोकसभा जो चुनाव होता है वो देश के प्रधानमंत्री को माननीय सांसदों द्वारा चुनाव होता है। इसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं, ये क्षेत्र विशेष के मुद्दे होते हैं और ये पूरे देश विशेष के मुद्दे होते हैं। देश की दशा और दिशा तय देश का लोकसभा चुनाव तय करता है और राज्य की दशा और दिशा तय राज्य के विधानसभा चुनाव करते हैं। और मैं आपसे यह स्पष्ट थोड़ा सा और कर दूं कि आप अगर यह सोच रहे हैं, बाकी लोग अगर यह सोच रहे हैं कि हम पिछली बार सत्ता में आए थे और उसके बाद चले गए, तो कांग्रेस की राजनीति सत्ता के बाद ही शुरुआत होती है। क्योंकि संघर्ष का परिचायक अगर इस देश में कोई राजनीतिक दल है, आंदोलनों का परिचायक अगर कोई इस देश में राजनीतिक दल है और तो और बलिदान का परिचायक इस देश में कोई राजनीतिक दल है, तो वह सिर्फ भूतो न भविष्यति, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, ना कि बीजेपी है, ना कि कोई है। तो सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, बहुत सारी सरकारें बनती हैं, लेकिन हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो महिलाओं का सम्मान का मुद्दा है, जो सशक्त भूमिका विपक्ष का मुद्दा है, उसको हम बार बार उठाते आए हैं और आगे भी उठाते जाएंगे और जनता हम पर भरोसा करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। ठीक है वाशु जी, देखिए बहुत अन्याय कर दिया है, वह आपने जनता पर न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी न्याय की गारंटी पर अब चल रही है। अब आपको क्या लगता है, मोदी की गारंटी हावी हो पाएगी इस न्याय की गारंटी पे? देखिए खुशी जी, बड़ी हंसी की बात है, हंसास्पद बात है। कांग्रेस पार्टी देश में 60 साल राज करने के बाद अभी इनको न्याय की याद आ रही है। पिछले हम तो 10 सालों से सरकार में है ना, इसके पहले की सरकार किसकी थी देश के अंदर? कांग्रेस पार्टी की। तब क्या जनता के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया क्या? जो अभी न्याय पत्र लेके आए हैं उसमें भी बहुत बड़ी धांधली है इनकी। सबसे बड़ी धांधली तो ये है कि ये कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, वो भी साल का, और अर्थात महीने का 8,333 रुपए। यही छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। आपने अपने पिछले विधानसभा जब इनकी सरकार थी तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। एक भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 500 रुपए तो क्या 5 रुपए नहीं मिले। तो ये पता नहीं 8,333 छत्तीसगढ़ में कैसे देंगे और पूरे भारत में कैसे देंगे। इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि हम इनके, देखिए घोषणा पत्र में भी मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, ये इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं खुशी जी। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ये बहुत चिल्ला के एक बात कहते थे कि हम ओपीएस लाएंगे, यानी पुरानी पेंशन स्कीम, लेकिन इसके घोषणा पत्र, न्याय पत्र को पढ़ लेंगे तो वो पॉइंट गायब है उसमें से। लेकिन वही समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र में ओपीएस का मुद्दा है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि अगर बाय चांस इनकी सरकार वैसे बनने वाली नहीं है खुशी जी, अगर इनकी सरकार बाय चांस बन भी गई इंडी गठबंधन की, तो ये समाजवादी का घोषणा पत्र लागू होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू होगा कि टीएमसी अपना घोषणा पत्र लाएगी वो लागू होगा। चलिए ठीक है, ये बात तो कांग्रेस बताएगी। अब मैं बता देता हूं मोदी जी ने इस देश में क्या किया।
लगातार इस देश में 10 सालों में विकास हुआ। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई। एयरपोर्ट 74 हुआ करते थे, बढ़ के 150 हो गए। मेट्रो 5 शहरों में चलते थे, वो बढ़ के 20 हो गए। मेडिकल कॉलेज 384 हुआ करता था, वो 700 हो गए। या एम्स केवल 7 हुआ करता था, वो बढ़ के 22 हो गए। यूनिवर्सिटी 400 हुआ करता था, बढ़ के 1100 हो गए। नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर था, बढ़ के 1.5 लाख हो गया। ग्रामीण सड़क 2,20,000 किलोमीटर था, और केवल 10 सालों में 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण की ठीक है, सड़कें बन लेकिन गए। कांग्रेस वंदे के मुद्दे भारत कुछ इनके अलग समय है में ना वाशु जीरो जी। थी, अब बढ़ के महंगाई 40 हो गई। बेरोजगारी पर वो आपको घेर रही है, तो उस पर जवाब दीजिए फिर उनके सवालों का। बिल्कुल उस पर भी आ जाता हूं मैं। हाँ। महंगाई, औसतन महंगाई दर कांग्रेस के जमाने में क्या थी? 8%। आज आपकी महंगाई दर क्या है? 5%। देखिए, कोई चीज पूरा औसतन महंगाई दर निकालेंगे आप, तो आप देख लेंगे कि कांग्रेस के जमाने में हम लोग से ज्यादा। उसके बावजूद भी अभी इस समय इस सरकार में, इस टर्म में कोरोना जैसे भयावह महामारी, दो देशों में युद्ध चल रहे थे, उसके बाद भी महंगाई को कंट्रोल करने का काम हुआ है। और निश्चित तौर पे महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी ना करे थे। इनके समय 2 गाने बहुत फेमस हुआ करते थे, महंगाई डायन खाए जाते। तो ये सब कांग्रेस की बातें, जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी देश का विकास कर रही है और प्रदेश का विकास कर रही है। चलिए ठीक है, अंशुल जी आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। चलिए, फिलहाल शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चंद्राकर जी आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, मोदी शाह, राहुल प्रियंका, ठीक है, हुंकार दोनों ही पार्टियों की ओर से भरी जा रही है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ का अगर हम समीकरण समझ ले, आपको क्या लगता है किसका डंका आखिर बजने वाला है? देखिए खुशी जी, 2014 का लोकसभा का चुनाव अलग था और 2019 का अलग। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम से 26% वोट मिला था और 66% वोट प्रत्याशियों के नाम से मिला था, बाकी 8% अन्य विषय। 2019 के चुनाव में मोदी जी के नाम से 30% वोट मिला और प्रत्याशियों के नाम से 70% वोट मिला। लेकिन 2024 के चुनाव में न तो पुलवामा है और न ही विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये अलग पर्यावरण है। 10 साल मोदी जी के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका प्रश्न, छत्तीसगढ़ के परिवेश में यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का शाख और इकबाल लगा हुआ है। पर्टिकुलर 4 आदिवासी सीट, चाहे वो बस्तर हो, कांकेर हो, सरगुजा हो या फिर स्वयं का रायगढ़ का क्षेत्र। तो बड़े बड़े नेता आते हैं, वो पब्लिक एड्रेस करते हैं, उनका तो प्रभाव पड़ता है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो या सत्ताधारी पार्टियों का। लेकिन 2024 का चुनाव, इसमें दोनों पार्टियों के तरफ से जो गारंटी दी गई है, इसके ऊपर जनता वैचारिक मंथन कर रही है। और अलग अलग टोपोग्राफी में छत्तीसगढ़ में अलग अलग मतदाताओं का अलग अलग माइंडसेट है खुशी जी। इसलिए ये आते हैं नेता, पब्लिक एड्रेस को संबोधित करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी उपलब्धियों को रखते हैं, कुछ लोग समस्याओं को रखते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान भी रखते हैं। तो काफी दिलचस्प चुनाव होते जा रहा है छत्तीसगढ़ का। जी बिल्कुल, चलिए अंशुल जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अंशुल जी देखिए, ठीक है, अगर बीजेपी से आपको लड़ना है तो मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ही पार्टी से लड़ती रहे तो ये अलग एक समीकरण बनता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि ठीक है आप दिग्गज आपके पहुंच रहे हैं, न्याय की गारंटी आप दे रहे हैं, लेकिन एक पार्टी में जो मजबूती होती है कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बीते दिनों की अगर हम बात कर ले, बी टीम, स्लीपर सेल जैसे आपकी ही पार्टी से बयानबाजी सामने आई, पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो आखिर चुनाव के ठीक पहले इस तरह का भितरघात? मैं बिंदुवार तरीके से आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने वही फिर से कंफ्यूज होगा जी। बीजेपी के प्रवक्ता हमसे 60 साल का हिसाब पूछते पूछते अपने 10 साल का कुछ नहीं बता पाए, और हमसे जब इनने 60 साल का हिसाब पूछा तो इनने खुद ने बता दिया कि हमने पिछले 60 साल में क्या किया। हालांकि पहले 70 साल कहते थे, अब 60 साल कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम 74 से 174 हो गए, तो मान्यवर वो 74 कहां तक कैसे आ पाई ये बता दिए। हम 8 से 18 हो गए, तो वो जो 8 आया था वो कहां से पिछले 60 सालों में बना होगा। इन्होंने कहा कि हमने जो स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था हमने अपग्रेडेशन कर दिया, तो मैंने इनसे ये पूछा कि जो स्मार्ट सिटीज अपग्रेडेशन जो हुआ उसका धरातल कैसे आया होगा। और ये बहुत अच्छे कहते हैं कि हमने 300 यूनिवर्सिटी से हम 1100 यूनिवर्सिटीज हो गए, तो बेस वैल्यू 300 यूनिवर्सिटीज की कहां से आई होगी? ये 60 साल के कर्म आपने अपने जुबान से बता दिया। हमने 60 साल है ना अंशुल जी?
मैं वही तो इनको बता रहा हूँ ना कि 60 सालों में जो ये कहते हैं, इनको बताइए कि फर्क है। इनसे ये कहिए कि जब मेरा देश आजाद हुआ था तब एक पिन भी नहीं बनाया था, लेकिन इनसे पूछिए कि ये जैसे स्कूल में पढ़कर आए हैं वो किसकी देन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके घर में अगर कोई सरकारी नौकरी करता होगा तो वो किसकी देन है? अगर आपका भाई बंधु अगर 2 करोड़ रोजगार के लिए आज दिनांक में तड़प रहा होगा तो वो किसकी देन है? अंतर तो स्पष्ट है ना मोहतरमा। जो आपने प्रश्न किया वो वाजिब प्रश्न किया, आपने जनता जनार्दन का प्रश्न किया। अब इन्होंने कहा कि हम 1100 स्मार्ट सिटीज तक पहुंच गए, माफ कीजिए 11 यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गए। तो मान्यवर, आप 1100 यूनिवर्सिटीज तक तो अवश्य पहुंच गए हैं, लेकिन सन 2014 के पहले 300 जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनमें से 117 यूनिवर्सिटीज का नाम पूरे विश्व जगत में विख्यात हुआ करता था और उनका यूएन में अव्वल नंबर पर दर्जा आता था। लेकिन विडंबना इतनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि 1100 यूनिवर्सिटीज तो खुल गई मोहतरमा, लेकिन एक चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ। वासु जी जवाब दे दीजिए। यूनिवर्सिटीज में कंप्लीट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज तो खुल गई हैं, लेकिन नाम इंटरनेशनल जगत में एक यूनिवर्सिटीज का नहीं है। इन्होंने मेट्रो की बात करी, इन्होंने वंदे भारत की बात करी, तो वंदे भारत तो बिल्कुल चल रही है। वो किसके? मोदी और मोदी के दोस्तों को चल रही है। में बैठा हुआ मेरा आदिवासी भाई आज उस लायक नहीं बचा है कि उस यूनिवर्सिटीज में जाते पढ़ ले, और आज उस लायक नहीं बचा है कि उस वंदे भारत ट्रेन में बैठकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। और आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही, तो रेपो रेट मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, थोड़ा सा बता दो। गरीबी का रेट आप मेरे को बता दो। देश में 74 बड़े लोगों के पास देश का 80% पैसा पहुंच चुका है। ये मेरे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कहानी है भैया। सच्चाई के जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप वो जो आपको एकात्मक परिसर में पढ़ा दिया जाता है तो उसको आप गाते रहेंगे, लेकिन हम जैसे प्रवक्ता आपको सच्चाई बताते रहेंगे। ये अंतर है बीजेपी में और कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस जीतेगी, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के बारे में संविधान में वासु जी सच्चाई बता दीजिए, पढ़ने के बाद कुछ ठीक है तो उसको पढ़ लेना। वासु जी सच्चाई सुन ली, अब आपने जवाब दे दीजिए अंशुल जी का। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ही यही है कि वो सोचती है कि जो वो बोल रही है वो जनता मान ले। अरे जनता जागरूक हो गई है। पहले लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, इसलिए गुमराह करके आपकी सरकारें बन गया करती थी। अब लोगों के हाथ में मोबाइल है, जो आप बोलते हैं वो जनता देखती है, वो फैक्ट चेक करती है। उसी के बाद लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी काबिज हैं। आपने ये सारे मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी भी उठाती है। पिछली बार 2019 में भी उठाया, 2014 में उठाया, लेकिन जनता ने किसको जिताया ये तो आपके सामने है। आप ये लगातार बात करते हैं कि बेरोजगारी। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूं, चलो छत्तीसगढ़ में पूर्व की सरकार क्या कहती थी पता है? 0.02% बेरोजगारी, यानी इनके हिसाब से कोई किसी को भी नौकरी की जरूरत नहीं थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सारे बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर नौकरी दे दी। आप ये पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अरे भैया, आप एक तरफ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में 0.02% बेरोजगारी है और कहते हैं कि नौकरी, आपने सबको नौकरी दे दी थी। और जब मैं इसका झूठ का पर्दाफाश करता हूं, मुख्यमंत्री जो उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न लगाया, आपने 5 साल के अंदर कितनी सरकारी नौकरी दी? तो उनका जवाब आया 20,000 कुछ समथिंग जवाब आया। और शहरों में और छत्तीसगढ़ में होल्डिंग लगा दी इन्होंने, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन जब पटल में जवाब आता है तो मात्र 20,000 लोगों को। तो बेरोजगारी और इस सब की बात कांग्रेस पार्टी केवल टीवी डिबेट में आके करती है, लेकिन धरातल में जब काम करना होता है तो वो जीरो हो जाते हैं। यही छत्तीसगढ़ है ना। 5 साल से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में 1 रुपए का भी काम इन लोगों ने नहीं किया। मैं तो पूछ रहा हूं, आप बताइए कि 5 साल में ऐसा कोई काम बताइए छत्तीसगढ़ का जिसका नाम रोशन हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिसका भूमि पूजन किया हो और लोकार्पण किया हो, जिसे छत्तीसगढ़ का कुछ नाम हुआ हो। ऐसा काम तो बताइए। फीता बहुत काटा है उन्होंने, सारे भारतीय जनता पार्टी के कामों का फीता बहुत काटा है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। यही है ना मोदी की गारंटी को सत्ता के सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार किया है, और उसके बाद आज हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। और लगभग 4 महीने की सरकार ने सारे वादे जो धरातली मुद्दे थे, हमने वो काम करके दिखाया है 4 महीने के अंदर। एक 18 लाख आवास की बात लो, बकाया 2 साल बोनस की बात कर लो, 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसा 2 महीने का चला गया। 31 क्विंटल 2100 रुपए हिसाब से तेंदू पत्ता में 5500 रुपए प्रति मानक बोरी, 15 दिन का संग्रहण। इनके समय में वो 3 दिन का होता था, हम 15 दिन का संग्रहण कर रहे हैं। तो हम काम के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हमको जनता इसीलिए आशीर्वाद देगी क्योंकि हमने काम करके दिखाया। ठीक है, अंशुल जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। जी अंशुल जी, बात रखिए। बहुत बीजेपी के प्रवक्ता का झूठ मैं आपको तुरंत पकड़ कर बताता हूँ टीवी में कैसे बोल दिया उन्होंने।
इन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का एक काम बता दीजिए जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया हो। मैं एक ही काम बताऊंगा साहब, जो आपकी बीजेपी ने अभी होर्डिंग लगाई है कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन पिछले 5 वर्षों से चल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करते हुए लैंड एक्विजिशन बिल के साथ मेट्रो ट्रेन चलाने का वायदा किया होगा, तभी तो मेट्रो ट्रेन चल रही है। अब आपके मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये तय कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, कितने वरिष्ठ पत्रकार उसमें बैठ रहे हैं, कितने प्रवक्ता उसमें बैठ रहे हैं। तो ये पहला झूठ। और दूसरा झूठ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा था कि 0.2% पे बेरोजगारी दर लाई कर रही है। मान्यवर छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं कहा था, ये सीआईएमई का डाटा हुआ करता था, और सीआईएमई एक निजी एजेंसी थी। और तीसरी बात, निजी एजेंसी को इस कार्यक्रम में आगे क्यों आना पड़ा? ठीक है, बीजेपी अगर झूठ बोल रही है तो आपकी सच्चाई पर फिर जनता को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? 2019 की हम बात ले लें, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, हो सकता है आपके मुद्दे कुछ अलग हो, लेकिन महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो आप तब भी उठा रहे थे ना, फिर जनता कैसे चूक गई? आप मुझसे ये क्या पूछना चाहती हैं कि महंगाई बेरोजगारी का और उनका झूठ का छलावे का मुद्दा हम ना उठाते हुए हम भी इनके साथ सूडोनिज्म की राजनीति करने पर आ जाए और जनता को बेवकूफ बनाते हुए हम मोहतरमा कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछने के पहले कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं रही कभी भी। कांग्रेस के लिए जनता जनार्दन के मुद्दे इंपॉर्टेंट रहे। इन्होंने बेरोजगारी दर की बात कही। देश की सच्चाई हुक्मरान ऐसे है कि पिछले 10 वर्षों में आज दिनांक तक संसद के सुंदर पटल पर आज तक बेरोजगारी दर का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है अगर कहीं है तो मेरे देश में। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। चंद्राकर जी से मेरे को प्रतिक्रिया लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। देखिए चंद्राकर जी, एक बात हमेशा से कही जाती है कि बीजेपी की नीति, नेतृत्व और नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस से बढ़त में दिखाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें मजबूती के साथ, कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन पिछले अगर बीते दिनों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक गुटबाजी, एक भितरघात कांग्रेस में भी देखने को मिला था। तो आपको नहीं लगता कि दिग्गजों के मोर्चे ठीक है, प्रचार प्रसार ठीक है, मुद्दे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक मजबूती की जरूरत है? देखिए खुशी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का साफ साफ कहना था कि जिस व्यक्ति का पार्टी के प्रति कमिटमेंट नहीं है वो जा सकते। दूसरी तरफ बीजेपी की बात है तो बीजेपी अभी अपना जो जितना भी प्रत्याशी घोषित की है उसमें 42% प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलग अलग विचारधारा और अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हैं। वे आरएसएस के शाखा में भी नहीं गए। तो बीजेपी यह मान करके चलती है उनके दृष्टिकोण से कि ये हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, जिताऊ कैंडिडेट है। तो विचारधारा या फिर आइडियोलॉजी की राजनीति सेकंड पायदान पर आ गई है, सफलता महत्वपूर्ण है, ऐसा सोच करके बीजेपी 42% अदर पार्टी के सदस्यों को अपना टिकट वितरित किया। रही बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का जो कहना था, इससे एक बात संकेत निकल रही है कि कांग्रेस अब नई कांग्रेस बन रही, और जिसके कारण से ये जो 24 का चुनाव है इसमें 2014 और 19 का कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। और रही बात कह सकते हैं भीतरघात का, तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों में दिखाई देता है समय समय पर। और कांग्रेस आज जो एक समिति बनाई है और समिति में अपने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को और इस इवन पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को जवाबदारी दी है, तो एक डैमेज कंट्रोल का या कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करने का एक प्रयास है। बाकी परिणाम तो 4 जून को ही पता चले। बिल्कुल देखने वाली बात होगी अजय चंद्राकर जी कि परिणाम आखिर क्या कुछ रहते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां दमखम चुनावी मैदान में लगा रही। फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिग्गजों का दाव एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बात अगर मोदी शाह की कर ले, राहुल प्रियंका की कर ले, लगातार अब छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे दोनों ही पार्टियों की ओर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चुनावी मुद्दे दोनों के पास है, लेकिन देखने वाली बात होगी जनता किस पर भरोसा करती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।